Hi, my name is Kant Thakur, and you guys are watching Bollywood Flash. Thank you. हेलो गाइस, वेलकम टू बॉलीवुड फ्लैश। मैं हूं राकेश और आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ जो एक्टर है उनका नाम जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग लगने वाला है। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि स्कंद का क्या मतलब होता है, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए और हमारी ऑडियंस के लिए क्या कहना चाहेंगे आप। स्कंद बेसिकली शिव जी के जो पहले बेटे थे, उनका नाम स्कंद है, जो गणेश जी के बड़े भाई हैं। सो हाँ, ये मतलब है। और उसका एक और मतलब है टू गिव सपोर्ट, किसी को सहारा देना, सपोर्ट देना। बट स्कंद यूजुअली कोई पंडित लर्नेड हो तो उनको पता होता है कि गणेश जी के बड़े बेटे हैं। इसका सो स्कंद का बॉलीवुड फ्लैश में बहुत बहुत स्वागत है। स्कंद, आपका बहुत बहुत स्वागत है बॉलीवुड फ्लैश। थैंक यू सो मच राकेश, थैंक यू। स्कंद, जो आपका रीसेंट जो प्रोजेक्ट आया है खलबली रिकॉर्ड्स, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले इसकी शुरुआत कैसे हुई? वैसे आपने एक्सपीरियंस एक्टर्स के साथ काम किया, उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन इस प्रोजेक्ट के बारे में अगर आप बात करें, क्योंकि म्यूज़िक से रिलेटेड है, इन दिनों म्यूज़िक में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। सब लोग कंपेयर भी करते हैं कि भाई पहले का म्यूज़िक बहुत अच्छा था, अभी का म्यूज़िक अच्छा है। अभी नए नए म्यूज़िक रिकॉर्ड्स भी आ रहे हैं, छोटे रिकॉर्ड लेबल्स है, बड़े रिकॉर्ड लेबल्स है। थोड़ा सा बताइए आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, आपके पास ये फिल्म कैसे आई, और जब आई तब क्या रिएक्शन था, क्या प्रिपरेशन किया आपने एज एन एक्टर? सर, ये शो बेसिकली वाज एक, जैसे ऑडिशंस होते हैं वैसे एक अनदर ऑडिशन था मेरे लिए। देवांशु सर जो हैं, जो डायरेक्टर हैं शो के, उन्होंने मेरा एक नेटफ्लिक्स पे एक एंथोलॉजी आई थी, उन्होंने वो देखी थी एंड देन ही वांटेड टू ऑडिशन। तो जैसे होता है नॉर्मली, एक ऑडिशन, पहला राउंड, दूसरा राउंड, तीसरा राउंड, मल्टीपल थोड़े एक दो लोग टेस्ट भी हुए थे एंड इवेंचुअली सिलेक्ट हो गया। तो सिलेक्शन प्रोसेस तो ऐसा ही था। उसके बाद हमें पता चला कि ये म्यूज़िक बेस्ड शो है। अब म्यूज़िक से जो मेरा रिलेशन है वो काफ़ी पुराना और अच्छा भी है, क्योंकि एक टाइम था 2016 17 18 की बात है। आई यूज़ टू बी अ डीजे, तब मैं डीजे हुआ करता था। तो म्यूज़िक तो वैसे ही मेरे लिए काफ़ी स्पेशल था। प्रिपरेशन तो हमने ऐसे की थी कि सिंस आई एम प्लेइंग रिकॉर्ड लेबल ओनर, एक छोटा रिकॉर्ड, जैसे आपने बोला अभी कि छोटे बड़े हर तरीके के रिकॉर्ड लेबल्स आ रहे हैं, म्यूज़िक लेबल्स आ रहे हैं। तो एक नए म्यूज़िक लेबल का ओनर और उसकी क्या स्ट्रगल्स होती है, क्या प्रोसेस होता है, वो था। तो हमारे शो में एक ऐसा ही वेरी वेल नोन रिकॉर्ड लेबल जिन्होंने म्यूज़िक दिया है, कॉल्ड आज़ादी रिकॉर्ड्स, वो हैं। तो उनके जो ओनर हैं मो जोशी, मैंने उनके साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया। तो हाँ, प्रिपरेशन के दौरान मैंने उनके साथ टाइम स्पेंड किया कि उन्होंने कैसे शुरुआत की, उन्होंने कैसे टैलेंट स्काउट किया, म्यूज़िक का इम्पैक्ट ऑडियंसेस पे कैसे बनाना है, क्या विजन होता है एक लेबल का। तो उनके साथ मैंने बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया। उनके आर्टिस्ट के शोज़ पे मैं जाता था। शो जब होता था उसके 2-3 घंटे पहले पहुंच जाता था मैं, ताकि मैं जाके देखूं कि कैसे सेटिंग होती है स्टेज पे, आर्टिस्ट की क्या नीड होती है इमोशनली, लॉजिस्टिकली। तो प्रेप में तो हमने 2-3 महीने ये किया एंड ऑब्वियसली देवांशु सर के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया मैंने। रीडिंग वाइज बहुत बार स्क्रिप्ट्स पढ़ी है। इतने ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मैसिव कैरेक्टर्स हैं और भी शो में, तो एक एक कैरेक्टर को डाइसेक्ट करना, उसके साथ मेरा क्या रिलेशन है, क्योंकि इट्स अ बिग शो, 8 एपिसोड्स हैं, तो 2-3 फिल्मों बनाने जैसा होता है। तो हर एक आर्टिस्ट के साथ, हर एक कैरेक्टर के साथ आपका रिलेशन इस्टेब्लिश करना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये था प्रेपरेशन जो 2 ढाई महीने चला था, वेरी इमोशनल। और फिर जब एक बार आप फ्लोर पे आ जाते हैं तो फिर तो एग्जीक्यूशन का टाइम होता है बस। क्योंकि यहाँ पे म्यूज़िक की बात हो रही है तो आपसे मैं जानना चाहूँगा, पहले के टाइम में ऐसा होता था कि अगर फिल्म का म्यूज़िक हिट है तो फिल्म हिट है, लेकिन अभी का म्यूज़िक जो है थोड़ा सा लो जा रहा है। साथ ही अगर बात करें, म्यूज़िक इतना इंटरेस्टिंग नहीं बन रहा है। अगर इस बारे में बात करें तो अगर एज एन एक्टर आपने क्या फील किया, क्योंकि आप एक रिकॉर्ड लेबल के ओनर प्ले कर रहे हैं, एज अ एक्टर और एज अ रिकॉर्ड लेबल ओनर क्या फील कर रहे थे आप, और आज के म्यूज़िक के बारे में क्या कहना चाहेंगे जो म्यूज़िक इन दिनों बन रहा है? मैंने मो के साथ टाइम स्पेंड करके तो मैंने इतना ही सीखा कि आपका एक क्लियर विजन है कि आपको अपने रिकॉर्ड लेबल के अंडर कैसा म्यूज़िक बनाना है, आपको कैसा म्यूज़िक पुश करना है, और आपका मेनली इंटेंशन क्या है। एंड आई थिंक जनरली एज अ आर्टिस्ट, इवन एज एन एक्टर, इवन एज अ म्यूज़िक प्रोड्यूसर, एनीथिंग, आपकी एक ओरिजिनलिटी है, आपका एक विजन है, वो स्टिक करके आप चलते हैं
वो एक तरीका है, या तो फिर यू गिव इन टू ट्रेंड्स कि भाई ट्रेंडिंग क्या है, यू नो व्हाट इज़ ट्रेंडिंग म्यूज़िक, व्हाट इज़ ट्रेंडिंग फिल्म्स एंड व्हाट आर ट्रेंडिंग, तो आप या तो आप उसमें जा सकते हैं, या तो आप अपनी जो ओरिजिनलिटी है उसको पकड़ के आप चलते रहें। तो ये आई थिंक ये काफ़ी पर्सनल चॉइस होती है। आई ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट फिल्म्स एंड म्यूज़िक इज़ ऑल्सो अ बिजनेस, पैसा भी कमाना है। बट अब लेटली आप भी बोल भी रहे हैं कि म्यूज़िक नहीं अच्छा आ रहा। पुराने गाने फिर से घुमा के वापस, जो पर्सनली मुझे बिल्कुल नहीं पसंद फॉर मल्टीपल रीजंस। रीमिक्स्ड और रिप्राइज वर्जन जो वापस गाने आ जाते हैं, मुझे इतना बुरा लगता है, क्योंकि आप उसकी ओरिजिनलिटी पूरी चली गई है। वो दे आर मैसिव सॉन्ग्स, यू नो, आपको पता है, आप हम सब सुनते तो हैं, कहीं ना कहीं तो सुन ही लेते हैं उन गानों को। इतने मैसिव, इतने हिट सॉन्ग्स हैं। और दूसरी बात ये है कि जब कोई नया आर्टिस्ट है हमारे पास, टैलेंट की कमी नहीं है इस कंट्री में। देर आर राइटर्स, देर आर लिरिसिस्ट्स, देर आर कंपोजर्स, म्यूज़िक प्रोड्यूसर्स जो आपको एक से एक बेहतरीन गाना बना के दे सकते हैं। लेकिन आई थिंक ये ट्रेंडिंग के चक्कर में मे बी वो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है कहीं ना कहीं, या हो जाता है। बट आई थिंक वट एवर म्यूज़िक में भी जो थोड़ा डिप दिख रहा है, मोस्टली हो सकता है उसकी वजह से हो कि ट्रेंडिंग पे हम ज़्यादा फोकस कर रहे हो। और ऑडियंस से मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो आप लोग म्यूज़िक देखते हैं उसके पीछे भी बहुत सारी स्ट्रगल होती है, बहुत सारी चीज़ें चलती है जो कि ऑलरेडी आपको पता चल गई होगी। जो छोटे रिकॉर्ड लेबल्स है या फिर जो गाना बनाते हैं, कई बार वो लोगों को पे भी नहीं किया जाता, जो हम लोग थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे ऑफ कैमरा। तो आप क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? हाँ, मतलब अनफेयर प्रैक्टिसेस के बारे में ऑनेस्टली ये शो करते दौरान ही मुझे बहुत कुछ पता चला है। बहुत सारे आर्टिस्ट, ओरिजिनल आर्टिस्ट जो हैं, वो हमने शो में यूज़ किए हैं एज एक्टर्स, यू नो, देव परफॉर्म्ड रियली वेल एज एक्टर्स, देव गिवन म्यूज़िक। तो जब उनसे बात करके भी मुझे ये पता चला कि उनके टैलेंट का भी काफ़ी मिसयूज़ होता है। वो काफ़ी मेहनत करके, काफ़ी टाइम दे के गाने बनाते हैं, कुछ कॉन्सेप्चुलाइज करते हैं, एंड देन दे आर स्टक इन कॉन्ट्रैक्ट्स, दे आर स्टक फाइनेंशियली। जो हमने शो में भी दिखाने की कोशिश की है, दिखा भी दिया है एक्चुअली, कि कॉन्ट्रैक्ट्स में कैसे फंस जाता है आर्टिस्ट। तो आई मीन ये इसमें डिटेल में ज़्यादा बात मैं इसलिए नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मुझे उतना नॉलेज नहीं है, बट जितना मुझे एक्सपोजर मिला, मुझे इतना तो पता चला कि ऐसा होता है। और भी बहुत सारी चीज़ें देखनी है तो शो देखना पड़ेगा। बिल्कुल, हाँ हाँ हाँ। अगर इस टॉपिक को और डिटेल में अगर आप देखना चाहते हैं तो शो देखिए। शो में प्रभदीप, एमर है, ईपीआर है, ये सब रैपर्स हैं जो बहुत फेमस हैं। एमर कश्मीर में कश्मीर का किंग बोलते हैं उसे। प्रभ इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट आर्टिस्ट वी हैव। ईपीआर, एमटीवी हसल से आप ईपीआर को जानते हो, ही इज़ द बेस्ट एट व्हाट ही डज। सो आप देखिए शो, आपको उनकी एक्टिंग में और उनकी आंखों में दिख जाएगा कि स्ट्रगल तो बहुत बहुत ज़्यादा है। हाँ। एज एन एक्टर कैसा एक्सपीरियंस रहा राम कपूर के साथ? जो है नेक टू नेक जो है कंपटीशन चल रहा है, एज एन एक्टर थोड़ा सा बताइए कैसा एक्सपीरियंस रहा? क्या इंटिमिडेट हुए कुछ उनके सामने? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। इंटिमिडेट, वो बहुत जोवियल है सेट पे। वो इनफैक्ट कितना भी सीरियस सीन हो, वो सीन के पहले कहीं ना कहीं थोड़ा मजाक करते हैं और बहुत हल्का माहौल रखते हैं। वो बिल्कुल वैसे नहीं है। हाँ, लेकिन व्हेन यू आर वर्किंग विद सच अ सीजन्ड एक्टर, आप कुछ तो बात होती है उनमें। और उनकी एक ही बात जो हम सबको बहुत इम्प्रेस किया, हम सबको, कि वो वैनिटी से बाहर निकल गए ना, उसके बाद वो हाथ में स्क्रिप्ट नहीं पकड़ते थे। चाहे वो 3 पेज का सीन हो, 4 पेज का हो, या 10 पेज का हो, उनको अपनी और आपकी दोनों की लाइंस याद होती थी, कॉमा फुल स्टॉप के साथ। तो तो ऐसा हुआ था एक आध बार कि मैं लाइन भूल गया हूँ, और इट वॉज अ बिग सीन, और उन्होंने मुझे याद दिलाया, तो मेरे को लगा शिट, अच्छा ऐसा भी होता है। तो दैट इज़ समथिंग आई थॉट कि यार हमें इतना तो, मतलब एट अ प्लेस वेरी इज, ही डजंट नीड टू डू दैट। वो चाहे तो कट करके फिर स्क्रिप्ट मांग सकते हैं, बट वो वैनिटी से बाहर निकलते हैं, उनको अपने पूरे दिन के डायलॉग, साइड, सब कुछ इमोशंस के साथ बिल्कुल याद होता है। एंड ही वर्क्स टुगेदर, उनका कुछ ऐसा नहीं है। आई हैव बिन फॉर्चुनेट कि अब तक मैंने जो किया है, मेरे सारे को एक्टर्स और जो मेरे साथ हैं वो बहुत अच्छे थे।
यही होता है ना, जब आप एक्सपीरियंस एक्टर्स के साथ काम करते हैं अलग तरह का एक्सपीरियंस मिलता है, और आई एम श्योर आप ये चीज़ को कैरी फॉरवर्ड भी करना चाहेंगे फ्यूचर में जो आप फिल्म। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, ये तो मैंने कुछ कुछ बातें तो मैंने जैसे हर प्रोजेक्ट से मैं सीखने की कोशिश करता हूँ। इस प्रोजेक्ट से मैंने राम सर से तो यही सीखा है कि भाई लाइंस, अपनी लाइंस और अपने इमोशंस, क्योंकि एक दिन है, 12 घंटे की शिफ्ट होती है, बहुत सारा काम होता है, बहुत सारे लोग होते हैं। एज एन एक्टर, एज एन आर्टिस्ट, बेसिक सी चीज़ तो यही है ना कि आप लाइंस याद करके आ जाओ, इमोशंस ऊपर नीचे, यू कैन हैव अ गुड डे एंड अ बैड डे ऑन सेट ऑब्वियसली, बट काफ़ी मतलब मुझे सीखने मिला, एंड आई विल डेफिनेटली कैरी दिस। स्कंद, आपने जो है ओटीटी किया, फिल्म किया, फिर से ओटीटी किया, कितना एंजॉय कर रहे हैं अपनी एक्टिंग करियर को, थोड़ा सा उस बारे में बताइए, और ये जर्नी के बारे में अगर थोड़ा सा शेयर करें हमारी ऑडियंस के साथ कि ओटीटी और फिल्म शूट करने का कैसा एक्सपीरियंस रहा एक्टर के साथ, मतलब एज एन एक्टर, और क्या डिफरेंसेस महसूस किया आपने एज एन एक्टर। सर एज एन एक्टर तो कोई डिफरेंस नहीं है, आपको ओटीटी हो या फिल्म हो, आपको सेट पे आके उतनी ही मेहनत करनी है, उतनी ही ऑनेस्टी से, और उतना ही आपको हार्ड वर्क देना है, चाहे वो ओटीटी हो, चाहे वो 20 मिनट की शॉर्ट फिल्म हो। एटलीस्ट मुझे पर्सनली, क्योंकि मेरे पास गलती करने का स्कोप नहीं है, मुझे कोई दूसरा मौका नहीं देगा। मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, नॉर्मल सा बॉम्बे में पला बड़ा लड़का हूँ मैं, मेरा इंडस्ट्री से कोई रिलेशन नहीं है, तो मेरे पास तो मिस्टेक करने का तो कोई स्कोप नहीं है। तो चाहे वो एक दिन का शूट हो, शॉर्ट फिल्म हो, बड़ी फिल्म हो, या लीड में शो हो, चाहे ना हो, एज एन एक्टर एंड एज अ पर्सन पर्सनली आई हैव टू गिव माई 100% एवरी टाइम, एवरी डे। तो उसका तो स्कोप ही ख़त्म हो गया कि क्या डिफरेंस है। और जर्नी तो सर बाय गॉड्स ग्रेस, किसने सोचा था सर किसने सोचा था, मैं फिल्म 2015 में मैंने एक्टिंग शुरू की थी, स्टार्टेड डूइंग एड्स एंड ऑल। 10 साल के अंदर अंदर खुद को थिएटर में देख लिया, एक पहला शो भी आ गया लीड में नेटफ्लिक्स के साथ, एक एंथोलॉजी भी है, और बाकी तो छोटे मोटे काम जो एड्स वगैरह हैं वो तो चलती रहती हैं, लेकिन इतना कुछ हो जाएगा तो मैं तो आई एम जस्ट ग्रेटफुल, थैंकफुल। इट्स अ लॉन्ग जर्नी, बहुत कुछ करना है, इट्स जस्ट द स्टार्ट, बट मैं जहाँ हूँ उसके लिए भी बहुत थैंकफुल हूँ, क्योंकि हाँ सर, मैं ऑडिशंस दिए हैं ना, मुझे पता है कि मुझसे भी ज़्यादा टैलेंटेड, खूबसूरत, लंबे चौड़े, हटे कट्टे, वेल टैलेंटेड बहुत सारे लड़के हैं, बट लोगों की ब्लेसिंग होती है, गॉड की ब्लेसिंग होती है, एंड आई एम हियर, सो आई एम एन्जॉइंग इट, बहुत मज़े कर रहा हूँ मैं, आई एम एन्जॉइंग माई जर्नी, एंड आई एम ओनली गोइंग टू वर्क हार्डर एंड कीप डूइंग बेटर। ऑल्सो जो है, क्योंकि आप शुरुआत है आपके करियर की, तो आपसे जानना चाहूँगा कि इन दिनों जो है एक्टर एक्टिंग तो करते हैं, लेकिन उनके लिए एक नई स्ट्रगल भी आ गई है कि सोशल मीडिया पर भी रिलेवेंट रहना है। एज एन एक्टर आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। तालियां भी हंस रही है पीछे क्योंकि क्योंकि उसको पता है दिस इज़ वन थिंग जो मैं जिसके साथ बहुत स्ट्रगल करता हूँ। हमें किसी ने नहीं बताया था कि भाई एक्टिंग जब आप शुरू करोगे 2014-15 में, तो आपको इंस्टाग्राम पे फ़ोटो भी डालने पड़ेंगे, वो तो कभी हमारे मेमो में था ही नहीं। मेरी जो खटास है सोशल मीडिया से, वो थोड़ी पर्सनल इसलिए भी है बिकॉज़ मैंने अपनी लाइफ में कुछ प्रोजेक्ट्स इसलिए खोए हैं क्योंकि मेरे फॉलोअर्स नहीं थे। मेरे ऑडिशन बेटर था, आई वॉज फिटिंग द कैरेक्टर प्रॉपरली, बट आई कुड नॉट गेट द पार्ट बिकॉज आई डेंट हैव इनफ फॉलोअर्स। तो सर मेरा तो बस चले, मैं तो इंस्टाग्राम आज डिलीट कर दूँ तो मुझे तो मतलब ऐसा है कि मेरी बिटरनेस बहुत पर्सनल है, एंड ठीक है, नाउ इट्स बिकम अ पार्ट ऑफ अ बिजनेस, एंड जो भी है आई अंडरस्टैंड, बट यार ये एक्टिंग का पार्ट कब से बन गया है, और ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? एज अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू मे बी देर कैन बी समथिंग, इट कैन बी अ पार्ट ऑफ वॉट वी डू, लेकिन वो इतना बड़ा पार्ट कब से हो गया कि मुझे काम नहीं मिल रहा क्योंकि मेरे फॉलोअर्स नहीं है। इतना तो मतलब इतना बड़ा पार्ट तो वो नहीं हो सकता। तो मैंने तो ये डिसाइड किया है सर कि आई विल कीप इंस्टाग्राम एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ माई सक्सेस, कि अगर मेरे जो भी है फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं क्योंकि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ और लोग मुझे जान रहे हैं, तो ठीक है, लेकिन काम लेने के लिए मैं अपने फॉलोअर्स तो नहीं बढ़ाने वाला। अगर आप अभी भी मेरा इंस्टाग्राम देखेंगे, मैं बहुत बुरा हूँ कंपेयर टू अदर एक्टर्स। मैं सिर्फ अपना काम पोस्ट करता हूँ,
मेरी कोई पर्सनल लाइफ की कोई चीज़ वहाँ नहीं होती, क्योंकि मैं वैसे भी थोड़ा शर्माता हूँ, आई डोंट फील कंफर्टेबल। हाँ, बट ये तो सर मतलब, और आप देखना इवेंचुअली और लोग इस बारे में बात करेंगे जो और जैसे जैसे लोगों को इसका रिजल्ट मिलने लगेगा ना, पीपल विल टॉक अबाउट इट। बट या आई रियली डोंट रिलेट टू इट एंड आई डोंट वांट टू वर्क हार्ड ऑन दैट। मैं अपने क्राफ्ट पे काम करूँ, मैं अपने काम पे काम करूँ, बस वही। हाँ सर, वही करना है। एज एन एक्टर जो है आपके क्राफ्ट पे, आपके एक्टिंग पे काम करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्कंद, लास्टली आपसे जानना चाहूँगा कि और क्या क्या प्रोजेक्ट्स लाइन अप है? हर प्रोजेक्ट के साथ आप सरप्राइज तो कर ही रहे हो, 370 हो गया, आर्टिकल 370, उसके बाद खलबली रिकॉर्ड्स, अब नेक्स्ट क्या है आपके लिए? सर ऑनेस्टली अभी तो शो को निकले ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, तो अब तक तो मैं सिर्फ सेलिब्रेशन मोड में ही हूँ। मैं फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ जो थे, जो अब कुछ फ्रेंड्स से जो ट्रैवल कर रहे हैं वापस, आई एम जस्ट इन्जॉइंग। आप लोगों के साथ अभी भी बातचीत चालू है, तो इसी शो का अब तक चल रहा है। बाकी देर आर ऑब्वियसली देर आर थिंग्स विच आर स्टिल बीइंग स्पोकन अबाउट, बातें ही चल रही हैं। काम का सिचुएशन एग्जैक्टली क्या है ये तो आपको मुझसे ज़्यादा बेटर पता है। लेकिन कोशिश यही है कि जो भी काम आए, अच्छा काम आए, पीपल सी मी इन अ वेरी डिफरेंट स्किन अगेन। कोशिश तो यही है। है कुछ कुछ चीज़ें, होपफुली बाय गॉड्स ग्रेस, इफ दे पैन आउट, इफ दे गो थ्रू, आपसे फिर मिलूंगा मैं। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। हम भी आपसे बहुत जल्दी मिलेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।